नमस्कार। स्वागत है आपका राज्य राज और विरासत में, जहां हम खोजते हैं भारत के महान साम्राज्यों, शासकों और उनकी अनकही कहानियों को। आज हम आपको ले चलेंगे उस युग में जब दक्षिण भारत की धरती पर ऐसे साम्राज्य खड़े हुए जिनकी गूंज समुद्रों के पार तक सुनाई देती थी। क्या आप जानते हैं, पल्लवास, चोलास, चेरस और होयसलास ने केवल युद्ध ही नहीं लड़े, बल्कि साहित्य, कला और मंदिरों के ऐसे चमत्कार रचे जिन्हें देखकर आज भी दुनिया हैरान है। तो चलिए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, पल्लवास, दक्षिण भारत का उगता हुआ साम्राज्य। सवाल उठता है, जब उत्तरी भारत गुप्त साम्राज्य के पतन से जूझ रहा था, तब दक्षिण भारत की राजनीति किसके हाथ में थी? जवाब है पल्लवास। 3वीं से 9वीं शताब्दी तक पल्लवास ने दक्षिण भारत को न सिर्फ राजनीतिक स्थिरता दी, बल्कि एक नई सांस्कृतिक पहचान भी। प्रश्न, आखिर कौन थे ये पल्लवास, जिनका नाम आज भी कला और स्थापत्य के लिए लिया जाता है? उत्तर, पल्लवास मूलतः आंध्र तमिल क्षेत्र के शासक थे, जिन्होंने अपनी राजधानी कांचीपुरम को ज्ञान और धर्म का केंद्र बनाया। राजनीतिक उभार। इतिहासकार कहते हैं कि पल्लवास का असली उत्थान महेंद्रवर्मन और नरसिम्हवर्मन के शासन में हुआ। क्या आप जानते हैं, नरसिम्हवर्मन को मामल्ल कहा जाता था और इसी नाम से महाबलीपुरम, मामल्लपुरम विश्व धरोहर स्थल बना। उनकी सेना ने चालुक्यास को हराया और उनकी शक्ति की गूंज उत्तर भारत तक पहुंची। कला और स्थापत्य। क्या आपने सोचा है कि आज भी महाबलीपुरम के रथ मंदिर और गुफाएं दुनिया भर के पर्यटकों को क्यों आकर्षित करते हैं? इसका उत्तर है पल्लवास की स्थापत्य कला। उन्होंने रथ शैली के मंदिर, गुफा मंदिर और मंडप बनाए। धार्मिक दृष्टि से उन्होंने शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों को बढ़ावा दिया। सोचिए जरा, जब समुद्री हवाएं इन पत्थर के मंदिरों से टकराती होंगी, तो वह गूंज कैसा एहसास देती होगी। यही वह विरासत है जो पल्लवास ने हमें दी। साहित्य और संस्कृति। राजनीति और स्थापत्य के साथ पल्लवास साहित्य में भी आगे थे। संस्कृत नाटक, तमिल साहित्य और बौद्ध ग्रंथों का संरक्षण उन्होंने किया। क्या आप जानते हैं, पल्लवा शासक महेंद्रवर्मन स्वयं नाटककार थे। उन्होंने मत्तविलासा प्रगासाना नाम का संस्कृत नाटक लिखा, यानी सत्ता और संस्कृति का ऐसा संगम जो शायद ही किसी और साम्राज्य में देखने को मिले। लेकिन पल्लवास की असली ताकत तलवार नहीं, बल्कि उनके मंदिर और कला थे। युद्ध और चुनौतियाँ। पर क्या सब कुछ इतना आसान था? नहीं, पल्लवास को चालुक्यास और पांड्यास से लगातार लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। कभी विजय मिली, कभी पराजय, लेकिन इन संघर्षों ने दक्षिण भारत की राजनीति को और अधिक सशक्त बना दिया। सोचिए, अगर पल्लवास न होते तो क्या आज दक्षिण भारत का स्थापत्य और मंदिर संस्कृति इतनी समृद्ध होती? शायद नहीं। तो यह थे पल्लवास, जिन्होंने तलवार से सत्ता और मंदिरों से आत्मा को संभाला। उनकी विरासत आज भी महाबलीपुरम और कांचीपुरम के मंदिरों में जीवित है। लेकिन सवाल उठता है, जब पल्लवास की शक्ति धीरे धीरे घटने लगी, तब किस साम्राज्य ने दक्षिण भारत को अपने अधीन किया? जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चोलास की गाथा, जो समुद्रों पर भी शासन करने लगे। अध्याय 2, चोलास, समुद्र के सम्राट। इतिहास में अक्सर पूछा जाता है, भारत का पहला समुद्री साम्राज्य किसका था? जवाब है चोलास। क्या आप जानते हैं, चोलास सिर्फ दक्षिण भारत तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनकी नौसेना ने श्रीलंका से लेकर मलय द्वीप समूह तक अपनी शक्ति का लोहा मनवाया। आइए जानते हैं कैसे चोलास ने दक्षिण भारत को समुद्रों का अधिपति बना दिया। उदय, आरंभिक चोल वंश। चोलास का इतिहास बहुत प्राचीन है। उनके शुरुआती उल्लेख संगम साहित्य में मिलते हैं, लेकिन असली शक्ति तब आई जब विजयलया चोला ने 9वीं शताब्दी में तंजावुर को राजधानी बनाकर चोल शक्ति का पुनर्जन्म किया। सोचिए, एक छोटा सा शासक कैसे धीरे धीरे पूरी दक्षिणी भारत की राजनीति बदल देता है। यही चोलास की कहानी है।
राजराजा चोला आए, साम्राज्य निर्माता। चोलास का असली उत्थान हुआ राजराजा चोला आए 985 से 1014 सीई के शासन में। सवाल, आखिर राजराजा चोला इतने महान क्यों माने जाते हैं? जवाब, क्योंकि उन्होंने चोला साम्राज्य को इतना विशाल बनाया कि यह कावेरी से लेकर श्रीलंका और मालदीव तक फैल गया। उन्होंने न सिर्फ युद्ध जीते, बल्कि प्रशासनिक सुधार, भूमि व्यवस्था और मंदिर निर्माण से जनता का दिल भी जीता। बृहदेश्वर मंदिर, स्थापत्य का अजूबा। क्या आप जानते हैं तंजावुर का बृहदेश्वरा मंदिर किसने बनवाया था? जी हाँ, राजराजा चोला ने। यह मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि चोल शक्ति और स्थापत्य का प्रतीक था। उस समय की तकनीक से इतना विशाल मंदिर बनाना आज भी इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है। जब आप मंदिर के शिखर को देखते हैं, तो लगता है जैसे यह आसमान को छू रहा हो। राजेंद्र चोला आए, समुद्र विजय। अगर राजराजा ने जमीन पर साम्राज्य बढ़ाया, तो उनके बेटे राजेंद्र चोला आए ने समुद्रों पर झंडा गाड़ा। उनकी नौसेना इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने श्रीलंका, अंडमान, निकोबार और मलय द्वीप समूह, आज का इंडोनेशिया और मलेशिया तक अभियानों में विजय पाई। सवाल, भारतीय इतिहास में पहला नौसैनिक अभियान किसने चलाया? जवाब, राजेंद्र चोला ने। उन्होंने अपना साम्राज्य समुद्र विजय कहलवाया। सोचिए, उस समय भारत की नौसेना दुनिया की सबसे मजबूत शक्तियों में से थी। प्रशासन और समाज। चोलाज ने न सिर्फ युद्ध जीते, बल्कि शासन व्यवस्था का एक आदर्श मॉडल भी दिया। गांव प्रशासन, हर गांव में सभा और समितियां होती थीं, जहां स्थानीय लोग ही निर्णय लेते। भूमि व्यवस्था डैश किसानों से कर वसूली और भूमि मापन की सटीक व्यवस्था थी। व्यापार, चोलों का व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और अरब देशों तक फैला था। यानी चोलाज ने केवल साम्राज्य नहीं चलाया, बल्कि उसे टिकाऊ बनाया। साहित्य और कला। क्या आप जानते हैं चोला काल में न केवल स्थापत्य, बल्कि संगीत और नृत्य भी नई ऊंचाइयों पर पहुँचे। भरतनाट्यम नृत्य शैली को चोल काल में नया रूप मिला। तमिल साहित्य और भक्ति आंदोलन को शाही संरक्षण मिला। मंदिर केवल पूजा का स्थल नहीं, बल्कि कला, संगीत और शिक्षा का केंद्र भी थे। पतन और विरासत। लेकिन क्या चोलाज हमेशा विजयी रहे? नहीं। 12वीं शताब्दी के बाद होयसलास और पंड्याज ने उनकी शक्ति को चुनौती दी। धीरे धीरे चोल साम्राज्य कमजोर पड़ा और अंततः 13वीं शताब्दी में उनका पतन हो गया। पर आज भी जब हम तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर देखते हैं, जब हम भारतीय नौसेना की परंपरा को समझते हैं, जब हम तमिल साहित्य पढ़ते हैं, वहाँ हर जगह चोलाज विरासत दिखाई देती है। अध्याय 3, चेरस, व्यापारी और समुद्री शक्ति। दक्षिण भारत के इतिहास में अक्सर हम चोलाज और पंड्याज का नाम सुनते हैं, लेकिन सवाल है, वो कौन सा राजवंश था जिसने व्यापार और समुद्री संपर्क से अपनी पहचान बनाई? जवाब है चेरा राजवंश। आइए जानते हैं कैसे चेरस ने व्यापार को शक्ति में बदल दिया और भारत को विदेशी संस्कृतियों से जोड़ा। उदय, चेरा साम्राज्य का आरंभ। चेरा साम्राज्य मुख्य रूप से केरला और पश्चिमी तमिलनाडु के क्षेत्रों में उभरा। सवाल, चेरस की पहचान क्या थी? जवाब, समुद्र तटों और बंदरगाहों से जुड़ा हुआ उनका व्यापार। उनके प्रमुख नगर मुजीरीस, आज का कोडुंगलूर और तोंडी दुनिया भर के व्यापारियों से भरे रहते थे। रोमन, ग्रीक और अरब जहाज यहाँ आते और भारत की समृद्धि का सौदा करते। विदेशी व्यापार और रोमन कनेक्शन। क्या आप जानते हैं चेरा साम्राज्य के दौर में भारत और रोम के बीच सोने मसालों का व्यापार सबसे अधिक हुआ? रोमन लोग भारत से मसाले, हाथी दांत, मोती और रत्न खरीदते थे। बदले में भारत में रोमन सोने के सिक्के बड़ी मात्रा में आए। इतिहासकारों ने आज भी केरल की मिट्टी से ढेरों रोमन सिक्के निकाले हैं। सोचिए, 2000 साल पहले भारत और रोम के बीच इतनी गहरी आर्थिक डोर थी। चेरा राजाओं और संस्कृति। चेरा शासकों ने न केवल व्यापार बढ़ाया,
बल्कि संस्कृति को भी समृद्ध किया। संगम साहित्य में चेरा राजाओं का गौरवशाली वर्णन मिलता है। कवि और विद्वानों को शाही संरक्षण दिया जाता था। धर्म के स्तर पर बौद्ध और जैन प्रभाव भी इस क्षेत्र में फैले। क्या आप जानते हैं सिलप्पटिकरम तमिल का महान ग्रंथ चेरा साम्राज्य से जुड़ा है। यह ग्रंथ बताता है कि कैसे चेरा सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि कला और साहित्य के रक्षक भी थे। समुद्री शक्ति और व्यापारिक मार्ग। चेरा साम्राज्य ने भारत को समुद्री शक्ति बनाने में अहम योगदान दिया। उनके बंदरगाह अरब, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़े थे। सवाल, उस दौर में भारत का गेटवे ऑफ ट्रेड कौन था? जवाब, मुजीरीस बंदरगाह। यह बंदरगाह इतना समृद्ध था कि कहा जाता है मुजीरीस में नमक की कमी हो सकती है, लेकिन सोने की नहीं, यानी वहाँ हर समय विदेशी जहाज और व्यापारी भरे रहते थे। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। लेकिन क्या चेरस हमेशा अपने व्यापार में सफल रहे? नहीं। चोलाज और पंड्यास के साथ उनके निरंतर संघर्ष चलते रहे। कभी चेरस विजयी हुए तो कभी हार का सामना किया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब चोला नौसेना ने कई बार चेरा बंदरगाहों को निशाना बनाया। इसके बावजूद चेरस ने अपनी पहचान कभी नहीं खोई। पतन और विरासत। 12वीं-13वीं शताब्दी में चेरा शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो गई। चोलाज और बाद में ज़ैमोरिन शासकों ने व्यापारिक रास्तों पर अपना नियंत्रण बढ़ा लिया। लेकिन आज भी केरल की मसाला व्यापार परंपरा, समुद्र तटों पर बने प्राचीन बंदरगाह और रोमन सिक्कों की खोज सभी हमें चेरा राजवंश की याद दिलाते हैं। उन्होंने साबित किया कि भारत केवल भूमि साम्राज्य नहीं था, बल्कि समुद्रों का व्यापारी और संस्कृतियों का जोड़ने वाला भी था। लेकिन जब चेरस व्यापार में शक्ति खोज रहे थे, दक्षिण भारत में एक और साम्राज्य उभर रहा था, होयसलास, जिनकी पहचान थी मंदिरों की कला और स्थापत्य की बेमिसाल धरोहर। इस रहस्य से पर्दा उठेगा अगले अध्याय में। होयसलास, मंदिरों का जादू और दक्षिण की काला विरासत। दक्षिण भारत का इतिहास सिर्फ साम्राज्यों और युद्धों की गाथा नहीं है। यहाँ कला और स्थापत्य ने भी वह ऊंचाई छुई जिसे आज तक दुनिया नमन करती है। सवाल है, वह कौन सा साम्राज्य था जिसने पत्थर में कविता गढ़ दी? जवाब है होयसलास। आइए चलते हैं उस काल में जब मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि कला और संस्कृति के जीवंत केंद्र थे। उदय, होयसलास का साम्राज्य। होयसलास 11वीं शताब्दी में कर्नाटक क्षेत्र से उभरे। उनका पहला राजधानी नगर वेलूर और बाद में हैलेबिडु बना। उनकी शुरुआत छोटी शक्ति के रूप में हुई, लेकिन धीरे धीरे होयसलास ने चोलास, चालुक्यास और पंड्यास जैसे बड़े साम्राज्यों को चुनौती दी। सवाल, होयसलास का सबसे बड़ा योगदान क्या था? जवाब, उनके मंदिर, जो आज भी स्थापत्य कला की पराकाष्ठा माने जाते हैं। बेलूर का चेन्नाकेशव मंदिर। बेलूर का चेन्नाकेशव मंदिर 1117 सीई में राजा विष्णुवर्धना ने बनवाया। यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता था, बल्कि यह होयसलास की शक्ति और भव्यता का प्रतीक भी था। मंदिर की दीवारों पर रामायण, महाभारत और भागवता पुराना की कथाएं पत्थर पर उकेरी गई हैं। इस मंदिर को बनाने में लगभग 100 साल लगे, यानी कई पीढ़ियों के शिल्पकारों ने इसे पूरा किया। हैलेबिडु का होयसलेश्वरा मंदिर। हैलेबिडु का होयसलेश्वरा मंदिर, जिसे 12वीं शताब्दी में बनवाया गया, होयसलास की स्थापत्य कला का शिखर है। यह मंदिर लॉर्ड शिवा को समर्पित है। मंदिर की दीवारों पर पौराणिक कथाएं, हाथियों की कतारें, सिंह, घोड़े और महाकाव्यों के प्रसंग अद्भुत ढंग से चित्रित हैं। कला, संस्कृति और समाज। होयसलास केवल मंदिर निर्माता ही नहीं थे, उन्होंने नृत्य, संगीत और साहित्य को भी संरक्षण दिया। उनके दरबार में कवि और विद्वान फलते फूलते रहे। उस दौर में कन्नड़ साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। सवाल उठता है, होयसलास ने कला पर इतना ध्यान क्यों दिया? जवाब, क्योंकि उनके लिए साम्राज्य की असली ताकत केवल सेना नहीं, बल्कि संस्कृति और धर्म की धरोहर थी। विरासत, पत्थरों में अमर कहानी।
होयसलास का सबसे बड़ा उपहार हमें उनकी मंदिर कला में मिला। बेलूर और हैलेबिडु के मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में शामिल होने की ओर बढ़ रहे हैं। ये मंदिर हमें बताते हैं कि कैसे भारत ने केवल युद्धों में नहीं बल्कि कला और स्थापत्य में भी पूरी दुनिया को पीछे छोड़ा। अगर आप कभी दक्षिण भारत जाएं, तो इन मंदिरों की दीवारों को ध्यान से देखिएगा। आपको लगेगा जैसे पत्थर बोल रहे हैं और हर मूर्ति अपनी कहानी सुना रही है। दोस्तों, आपने सुना कैसे दक्षिण भारत के 4 महान साम्राज्य पल्लवास, चोलास, चेरस और होयसलास ने भारत की संस्कृति, कला और इतिहास को नई ऊंचाइयां दी। अब आपकी बारी है। हमें बताइए, आपको इस वीडियो में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? क्या आप चोला की नौसेना की शक्ति से प्रभावित हुए, चेरा के व्यापार से, पल्लवा की स्थापत्य कला से या होयसला मंदिरों की भव्यता से? नीचे कमेंट में जरूर लिखें आप अगली बार किस साम्राज्य या विषय पर वीडियो